गैस टेंड्स टू ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, ठीक है, ये टेंडेंसी होती है गैस के अंदर। तो इस टेंडेंसी को ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। मोशन के ऊपर ये कहानी बेस्ड है। तो इसका मतलब जो भी फैक्टर मोशन को अफेक्ट करेगा, जो भी फैक्टर मोशन को अफेक्ट करेगा, वो फैक्टर डिफ्यूजन को अफेक्ट करेगा। गैस के वो मोल जो डिफ्यूज हो गए, ये वो मोल नहीं है जो लिए हुए हैं, ये ध्यान रखना, ये वो मोल है जो बाहर निकल गए। भाई अंदर डीओ की बोतल पूरी भरी है, तुमने फिस करी, तो ये थोड़ा ना पूरे के पूरे डीओ की गैस बाहर आ गई, थोड़ी सी तो बाहर आई। फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू विल ऑब्जर्व द व्हाइट धुआं, क्या सेंटर पे दिखेगा, क्या HCl के किनारे दिखेगा? हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे रफ्तारियंस। मैं हूं आपका ऋतिक सर। केमिस्ट्री की एक क्लास है बच्चों, और लेक्चर नंबर 5 है आज हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर का। स्टेट्स ऑफ मैटर या फिर गैसियस स्टेट, गैस लॉज कर चुके इस चैप्टर के अंदर हम लोग। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, गैलोसाक, एवोगाड्रो, आइडल गैस इक्वेशन, ये सारा का सारा कर चुके। आज क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होने वाला है आज के लेक्चर में बच्चों? आज के लेक्चर में होने वाला है बच्चों ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एज फार एज नीट इज कंसर्न। नीट में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो ग्राहम्स लॉ से ही आते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर पे जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपको करने को मिलेंगी, यू विल गेट देम फ्रॉम ग्राहम्स लॉ ओनली, ठीक है ना। इसलिए ग्राहम्स लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा, और इसको ध्यान से समझना है बेटा, ठीक है ना। चलो बेटा शुरू करते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन ग्राहम्स लॉ पढ़ने से पहले यह पढ़ना पड़ेगा कि डिफ्यूजन क्या चीज होती है। व्हाट इज डिफ्यूजन? भाई गैस के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो जितना भी अवेलेबल स्पेस होती है उसको ऑक्यूपाई करती है। वट एवर अवेलेबल स्पेस विद द गैस इज देयर, गैस टेंड्स टू ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस। गैस टेंड्स टू ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, ठीक है, ये टेंडेंसी होती है गैस के अंदर। तो इस टेंडेंसी को ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। कि गैस की जो फैलने की टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी ऑफ अ गैस टू ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस and make homogeneous mixture। गैस अगर homogeneous mixture बनाती है और पूरा का पूरा स्पेस जो भी उसके पास अवेलेबल है उसे घेर लेती है, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन ही वो वजह होती है जिससे कि पता लग जाता है कि खाने में किसने मूली के पराठे खाए हैं। जब कोई मूली के पराठे खाता है तो मूली के पराठे खाने के बाद वो एनवायरमेंट फ्रेंडली बॉम्ब छोड़ता है, जिस बॉम्ब से पता लग जाता है कि किसने मूली के पराठे आज नाश्ते में खाए थे। या अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं और आपने बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है तो लोग आपको आगे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, नाइस परफ्यूम, विच फ्रेग्रेंस यू आर वियरिंग, कौन सा परफ्यूम आप लोगों ने लगाया हुआ है। ऐसा इसलिए होता है कि परफ्यूम से निकलने वाली जो गैस होती है दैट ऑक्यूपाइज ऑल द अवेलेबल स्पेस। ऐसे ही बेटा डिफ्यूजन से जुड़ी हुई एक चीज है जिसका नाम होता है इफ्यूजन। नाउ व्हाट इज इफ्यूजन? व्हाट इज इफ्यूजन? इफ्यूजन इज इफ डिफ्यूजन takes place through a small orifice। orifice का मतलब होता है होल। it is called effusion। अगर डिफ्यूजन एक छोटे से होल के थ्रू हो तो इस घटना को हम लोग बेटा इफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन अगर छोटे से होल से हो तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसे हम इफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इफ्यूजन। इफ्यूजन का एग्जाम्पल सब लोग करते हैं घरों पर, परफ्यूम की बोतल में, डीओ की बोतल में, वो जो गैसेस होती हैं वो एक होल से निकल के बाहर आती हैं, है ना। जो परफ्यूम की गैसेस होती हैं वो एक होल से निकल के बाहर आती हैं, छोटे से छेद से निकल के बाहर आती हैं, छोटी सी ओपनिंग से निकल के बाहर आती हैं। तो दिस फिनोमेनन इज नोन एज इफ्यूजन, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इस घटना को हम लोग बच्चों इफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन हो गया, इफ्यूजन हो गया। अब डिफ्यूजन और इफ्यूजन किस बात पर बेस्ड है? डिफ्यूजन और इफ्यूजन किस बात पर बेस्ड है? गैस के फैलने पर।
गैस कब फैलेगी? जब गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन करेंगे। इसका मतलब ये डिफ्यूजन या इफ्यूजन का जो फिनोमिनन है, दैट इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। दैट इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। हाँ या ना? सिंस दैट इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, सिंस द मोशन इज बेस्ड ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स के मोशन के ऊपर ये कहानी बेस्ड है, तो इसका मतलब जो भी फैक्टर मोशन को अफेक्ट करेगा, जो भी फैक्टर मोशन को अफेक्ट करेगा, वो फैक्टर डिफ्यूजन को अफेक्ट करेगा, वो फैक्टर डिफ्यूजन को अफेक्ट करेगा। तो ग्राहम्स लॉ क्या कहता है? बाय ग्राहम्स लॉ, रेट ऑफ diffusion of any gas is directly proportional to its pressure and inversely proportional to the root of its molar mass और डेंसिटी। कल के लेक्चर में मैं आपको यह पढ़ाऊंगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो प्रेशर ऑफ गैस से रिलेटेड होती है। किसी गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर जितना ज्यादा होता है, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है। तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा होगी, गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा होगी बेटा, तो इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल तेजी से चलेंगे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आर will be proportional to pressure of gas which is P, proportional और गैस के मॉलिक्यूल जितने हल्के होंगे उतना तेजी से चलेंगे। जितनी भारी गैस होगी, जितनी भारी गैस होगी, जितनी भारी गैस होगी, उसका जो मोशन होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो उतनी ही कम होगी। तो जो R है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम। पीएम बराबर बच्चों होता है रो आर टी, ठीक है ना? तो अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर को कर दूं बेटा कांस्टेंट, तो इसका मतलब जो मोलर मास है बेटा वो रो के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो मोलर मास है वो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दैट मींस मैं क्या बोल रहा हूं? मोलर मास ऑफ द गैस बोल रहा हूं तो भी वही बात है, डेंसिटी ऑफ गैस बोल रहा हूं तो भी वही बात है। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m, और आई कैन से दिस R is proportional to 1/√ρ, R is proportional to 1/√ρ, ठीक है? R is proportional to 1/√ρ। क्लियर है मेरी बात? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है, कतई तसल्ली के साथ क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना? तो ये कहानी है बेटा, है ना? ये कहानी है बेटा। अब दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो, तो R इज प्रोपोर्शनल टू P अपॉन √m। P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और M के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये लिख दिया। प्रोपोर्शनलिटी हट जाएगी तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। मैं लिख सकता हूं R बराबर KP अपॉन √m, और व्हाट कैन आई राइट इज R1 बाई R2 P1 बाई P2 M2 बाई M1। ये क्या चीज है? 2 और 1। ये 2 और 1 है दो गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन का कंपैरिजन। ये है दो गैसेस के डिफ्यूजन के रेट्स का कंपैरिजन, है ना? तो ये जो फॉर्म लिखी हुई है, ये फॉर्म आपको क्या दिखा रही है? ये आपको दिखा रही है कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ
डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस, ठीक है ना, टू गैसेस। क्लियर है मेरी बात? ध्यान दो बेटा, ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, R1 इज अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 अंडर रूट M1 अपॉन M2। इसके अंदर बेटा अगर प्रेशर दोनों गैसों के इक्वल हैं या फिर कुछ भी नहीं गिवन है अबाउट प्रेशर्स, कुछ भी अगर बेटा नहीं गिवन है प्रेशर्स के बारे में, प्रेशर्स अगर जो हैं वो दोनों गैसों के बराबर हैं या फिर गिवन ही नहीं है, उसने प्रेशर का नाम ही नहीं लिया, तो ऐसे केस में मेरे प्यारे बच्चों हम लगा देंगे फॉर्मूला R1 अपॉन R2 बराबर अंडर रूट ऑफ M2 बाई M1। अगर उसने कोई नाम नहीं लिया है प्रेशर का तो हम ये मान के चलेंगे कि दोनों गैसों का जो प्रेशर है वो बराबर है। यहां से मेरे पास एक रिजल्ट निकल के आता है कि R इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ M, R इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ M। इसका मतलब लाइटर द गैस, जितनी हल्की गैस होगी, लाइटर द गैस हायर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये बात याद रखना, ये बात बड़ी काम की बात है जो मैंने यहां लिख दी है ना डब्बे में बंद करके, इस बात को याद रखना है, बड़ा काम आएगी बात। जितनी हल्की गैस उतना ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन, जितनी हल्की गैस उतना ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। लाइटर, अरे लायर नहीं होता है भाई, लाइटर इज द गैस हायर is its rate of diffusion, उतना ही ज्यादा उसका क्या होता है प्यारे बच्चों, रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। क्लियर है ना बच्चों? चलो मेरे प्यारे बच्चों आओ अब हम बात करते हैं लाइटर इज द गैस हायर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है ना, कोई समस्या वाली बात नहीं है, यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब सवाल यह है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालेंगे कैसे, सवाल यह है कि हम रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालेंगे कैसे। तो अब हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ये जनरल फॉर्मूला है, अगर दोनों गैसों का प्रेशर अलग अलग है तो ये लेंगे, और है ना अगर मान लो ये दोनों गैसें एक ही बर्तन में ले ली गई हैं, तो अगर बेटा मान लो ये दोनों गैसें एक ही बर्तन में ले ली हैं, लेने वाले ने दोनों गैसेस को एक ही वेसल में ले लिया, तो क्या करेंगे भाई? ये जो गैसेस हैं, अभी हम दो गैसेस की कंपैरिजन कर रहे हैं बेटा, और इसने, जिस बंदे ने ये बनाई है कहानी, जो ये कर रहा है, उसने क्या किया बेटा, इसे मिक्सचर बना लिया। गैस 1, इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, P1। दूसरी गैस है गैस 2, इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, P2, ठीक है ना, P2, ओके। और P टोटल कितना होगा, P1 प्लस P2, ठीक है बेटा। इसके मोल कितने हो गए, मोल N1, और जो येलो से दिखा रहा हूं उसका नाम है गैस 2, इसके मोल हो गए बेटा N2, ठीक है ना। तो अब अगर इस केस में दोनों मिक्सचर की फॉर्म में है, तो मिक्सचर की फॉर्म में बेटा हम क्या लगाएंगे, मिक्सचर की फॉर्म में हम बच्चों लगाएंगे ये, मिक्सचर की फॉर्म में हम लोग क्या लगाएंगे बेटा, व्हाट विल बी अप्लाई इन द केस ऑफ मिक्सचर, इन केस ऑफ गैस मिक्सचर, R1 अपॉन R2 बराबर, R1 अपॉन R2 बराबर P1 अपॉन P2 अंडर रूट
m2 अपॉन m1, ठीक है ना। यहां पर m2 और m1 क्या है, ये है मोलर मास ऑफ गैसेस, दोनों गैसों के मोलर मास है बेटा ये। और P1 अपॉन P2 क्या है प्यारे बच्चों, ये है बेटा पार्शियल प्रेशर्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। P1 कितना होगा, P टोटल इंटू x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1, P2 कितना होगा, ठीक है। कितना आ गया, P1 अपॉन P2 बराबर N1 अपॉन N2 आ गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N1 अपॉन N2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर N1 क्या है, N1 पता है क्या है, गैस 1 के मोल्स, ठीक है। N2 क्या है, गैस 2 के मोल्स, ठीक है। अब सवाल यह आया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालेंगे कैसे, ये तो फॉर्मूला लगा लिया, ये तो सब कुछ अपने को पता होगा, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे निकालेंगे, किस चीज से डिफाइन करेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन को। तो देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे निकालेंगे, जब बेटा डिफ्यूजन होगा तो गैस क्या करेगी, बर्तन से निकल के बाहर जाएगी। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या भरेली है, इस कंटेनर में भरेली है गैस, इस कंटेनर में क्या भरेली है, इसमें भरेली है गैस। अब मैंने क्या किया, कंटेनर की वॉल में हल्का सा छेद कर दिया, जैसे ही मैं हल्का सा छेद करूंगा तो क्या होगा, गैस बाहर निकलेगी। जब गैस बाहर निकलेगी तो हम इस गैस के बाहर निकलने की सहायता से क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल सकते हैं। वो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे निकालेंगे, इस गैस के बाहर निकलने की सहायता से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल सकते हैं। कैसे, 3 तरीके हैं, देखो। जब गैस बाहर आएगी तो इसके कुछ मोल बाहर आएंगे, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूज्ड मोल्स ऑफ गैस अपॉन टाइम, डिफ्यूज्ड मोल्स ऑफ गैस अपॉन टाइम, ठीक है ना। गैस के वो मोल जो डिफ्यूज हो गए, ये वो मोल नहीं है जो लिए हुए हैं, ये ध्यान रखना, ये वो मोल है जो बाहर निकल गए। भाई अंदर डीओ की बोतल पूरी भरी है, तुमने फिस फिस करी, तो ये थोड़ा ना पूरे के पूरे डीओ की गैस बाहर आ गई, थोड़ी सी तो बाहर आई। तो ये वो मोल है जो बाहर आ गए, डिफ्यूज मोल्स ऑफ गैस अपॉन टाइम, ठीक है बेटा। गैस बाहर आएगी तो गैस का वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो डिफ्यूज वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन टाइम, डिफ्यूज्ड वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन टाइम, जितनी गैस निकल के बाहर आई उसका वॉल्यूम नाप लिया, डिफ्यूज्ड वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन टाइम हो गया। और प्यारे बच्चों, अगर मान लो मेरे पास कोई पॉइंट है, लेट अस से एक यहां पर एक दीवार है और मेरे को इससे एक दूरी पता है इसकी कि दूरी डी है, दूरी क्या है, डी है। तो मैं यहां पर बैठ गया, अब मैं देख रहा हूं गैस कितनी देर में यहां पर आ रही है, गैस को यहां तक आने में कितनी देर लग रही है, गैस को यहां तक आने में कितनी देर लग रही है। तो ऐसे केस में मैं लिखूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस। रेट की बेसिक डेफिनेशन तो यही होती है कि रेट इज बेसिकली स्पीड, और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेसिक तो यही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस अपॉन टाइम। समझ में आ गई मेरी बात। तो इसका मतलब आप इसे बोल सकते हैं n डैश अपॉन टी, v अपॉन टी
और डिस्टेंस अपॉन टाइम एस अपॉन टी बोल दो, या डिस्टेंस को डी से दिखा लो, डी अपॉन टी। ठीक है ना प्यारे बच्चों। ध्यान देना यहां पर एन डैश क्यों लिया है, क्योंकि मैंने ऊपर मोल n1 लिए हैं, तो तुम n से कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि n हमने लिए हुए मोल लिए हैं, इसलिए डिफ्यूज मोल का सिंबल हमने क्या लिया है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं R1 अपॉन R2 बराबर पहली गैस के डिफ्यूज मोल N1 डैश अपॉन T1 N2 डैश अपॉन T2। मान लो T1 टाइम में पहली गैस के N1 डैश मोल डिफ्यूज होते हैं और दूसरी गैस के T2 टाइम में कितने डिफ्यूज होते हैं, N2 डैश। मान लो T1 टाइम में इसका V1 वॉल्यूम डिफ्यूज होता है, T2 टाइम में इसका V2 वॉल्यूम डिफ्यूज होता है फॉर गैस 2। ऐसे ही फॉर गैस 1 ये T1 टाइम में D1 की दूरी तय करती है और T2 टाइम में ये दूसरी वाली गैस T2 टाइम में D2 की दूरी तय करती है अंडर रूट ऑफ P1 अपॉन P2 अंडर रूट M1 अपॉन M2। ये होता है ग्राहम्स लॉ का जनरल फॉर्मूला, जिसमें हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल दिया इन ऑल द टर्म्स पॉसिबल, और हमने इसको बराबर कर दिया किसके, P1 बाई P2 अपॉन अंडर रूट M1 बाई M2 के। ये होता है ग्राहम्स लॉ का जनरल फॉर्मूला। अब इस जनरल फॉर्मूले के बनते हैं दो केस, इस जनरल फॉर्मूले के बनते हैं दो केस। यहां पर हर गैस का अमाउंट भी अलग है और टाइम पीरियड भी अलग है, यहां पर हर गैस का अमाउंट भी अलग है और टाइम पीरियड भी अलग है। केस 1, अगर T1 बराबर T2 हो जाए, बराबर बराबर टाइम में हम देख रहे हैं, तो T1 बराबर T2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 बराबर N1 डैश अपॉन N2 डैश V1 अपॉन V2 D1 अपॉन D2 बराबर अंडर रूट M2 बाई M1। ठीक है ना भाई, ऐसे। यहां पर D डिस्टेंस है भाई, डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी को रो से दिखा रहा हूं मैं। और केस 2, अगर हम बराबर टाइम में ना देख रहे हो, मान लो दोनों गैसों के मोल बराबर निकले हो, दोनों गैसों ने वॉल्यूम दोबारा बराबर ली हो, निकाली हो, या दोनों गैसों ने बराबर बराबर दूरी तय की हो, तो जो जो चीजें बराबर हैं वो कटती चली जाएंगी, तो बार बार आ जाएगा निकल के R1 बाई R2 बराबर T2 बाई T1, N1 डैश N2 डैश कट गया, V1 V2 कट गया, D1 D2 कट गया, क्या बचा, जो बचा वो मैं लिख रहा हूं। और अगेन मैं बार बार यही बोलूंगा कि अगर उसने प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन ना की हो, अगर उसने प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन ना की हो, है ना, तो आप दोनों गैसों के प्रेशर को बराबर मान के चलेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप दोनों गैसों के प्रेशर को बराबर मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये कहानी होती है भाई साहब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसकी सारी फॉर्म्स, सारे फॉर्मूले ये हमने आपको बता दिए। तो अब आइए लेते हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। चलिए फिर, तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस लेने जा रहा हूं मैं अब, इसके ऊपर आपको ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना। पहला क्वेश्चन लेते हैं, इक्वल वॉल्यूम्स of two gases A and B। थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम सी लग रही है मेरे को, कि मुझे खुद को ही नहीं दिख रहा। अब ये ठीक है। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू गैसेस
A and B diffuse through a hole in 20 seconds and 10 seconds. ठीक है? If molar mass of A is 80, molar mass of B is, मोलर मास B कितना होगा? A 100, 90, 60, 20. ध्यान दीजिए 190, 60, 20, दीज आर टू ऑप्शंस. AIPMT 2011 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? AIPMT 2011 का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है. क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है दो गैसेस हैं A और B, एक होल से पास होती हैं. A गैस को लगता है 20 सेकंड, B गैस को लगता है 10 सेकंड, ठीक है ना? 20 सेकंड एंड 10 सेकंड्स. इफ मोलर मास ऑफ A इज 80, मोलर मास ऑफ B इज कितना, है ना? वॉल्यूम्स बराबर हैं, तो अगर वॉल्यूम बराबर है तो कौन सी फॉर्म लगेगी बेटा? फॉर्म नंबर 2. फॉर्म नंबर 2, R1 अपॉन RA अपॉन RB बराबर TB अपॉन TA बराबर क्या फॉर्म होती है? पहले फॉर्म लिख लेते हैं. हमसे मोलर मास पूछा है, दोनों गैसों के वॉल्यूम बराबर हैं. जब दोनों गैसों के वॉल्यूम या मोल बराबर होते हैं तो हमारे पास फॉर्म होती है P1/P2 √M2/M1. यही तो होती है. ध्यान से देख लो, चेक कर लो, ये है पिछली वाली स्लाइड में, ये है. P1 P2 के बारे में दिया नहीं है, बराबर मानना पड़ेगा. वॉल्यूम बराबर दे रखे हैं तो कोई टेंशन है ही नहीं. 1A को मान लो, 2B को मान लो, TB अपॉन TA बराबर √MB अपॉन MA. रखो फॉर्मूले में 10 सेकंड, 20 सेकंड, M अपॉन 80. अब क्या करेंगे? तारीफ कर देंगे इसकी. तारीफ कैसे कर देंगे? इसे बोलेंगे सबास. सबास. ग्राहम्स लॉ के क्वेश्चन में हमें सबास सबास बहुत बोलना पड़ेगा. सबास का मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसे अंडर रूट के साए से बाहर निकालना पड़ेगा ना. तो M बराबर 80/4 20. कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, काफी कुछ बन जाता है. देखिए अभी मैंने आपको बताया, देखिए प्रेशर दोनों का बराबर है, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये समझाया था कि जो गैस हल्की होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा ज्यादा. जो गैस हल्की होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा ज्यादा. भाई इक्वल वॉल्यूम को निकलने में बी के वॉल्यूम को केवल 10 सेकंड ही लग रहे हैं. इसका मतलब जो बी गैस है वो लाइटर है एज कंपेयर टू ए के. तो ए से हल्की होगी तो ए से हल्का मोलर मास होगा उसका. 100 कांट बी द आंसर, 90 कांट बी द आंसर. द आंसर विल बी आइदर 60 और 20. तो कॉमन सेंस से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हो. विद द यूज ऑफ कॉमन सेंस यू कैन ऑल्सो एलिमिनेट द गिवन ऑप्शंस. ठीक है ना? पहला क्वेश्चन ये हो गया. अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा. वन लीटर O2 gas effuses out of a hole in 60 minutes. ठीक है? 1 liter of gas X effuses out via same hole in 21.2 minutes. 21.2 minutes. Molar mass of gas X is A
1.99, 2.99, 3.99, 4.99। क्या क्वेश्चन है भाई? एक सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी है? 1 लीटर है। एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी है? 1 लीटर है। अब इस सिलेंडर में क्या किया तुमने? तुम्हारे पास एक जैसे 2 सिलेंडर हैं, तुमने दोनों में छेद कर दिया, एक बराबर बड़ा छेद कर दिया। पहले सिलेंडर में तुमने भर रखी थी बेटा 1 लीटर ऑक्सीजन, दूसरे सिलेंडर में भर रखी थी 1 लीटर एक्स। 1 लीटर ऑक्सीजन और 1 लीटर एक्स। 1 लीटर ऑक्सीजन को पूरी तरह से बाहर निकलने में 60 मिनट लग गए और इसको लगे केवल 21.2 मिनट्स। मोलर मास निकालना है ऑफ द गैस। क्या बराबर है दोनों का? सबसे पहले तो ये चेक कर लो दोनों का क्या बराबर है। वॉल्यूम बराबर है। तो अगर वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम बराबर है तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम अगर बराबर है मेरे बच्चों तो क्या मैं कह सकता हूं RO2 अपॉन RX बराबर TX अपॉन TO2 MX अपॉन MO2। हाँ या ना? O2 को 1 मान लो, X को 2 मान लो और अपने फॉर्मूले में रख दो। O2 को माना गैस 1, X को माना गैस 2 और अपने किस में रख दिया? अपने फॉर्मूले में रख दिया। रख दिया ना? फॉर्मूले में रख दिया। रख दो भाई साहब। 21.2 अपॉन 60 बराबर MX अपॉन 32। थोड़ा काटा कुटा कर लो, 4 से काट लो। 5.3 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है भाई साहब। 5.3 को 5 मान लो, 1/3। सही है भाई साहब। अब क्या करना है? शाबाश शाबाश शाबाश। इधर हो गया 1/9 MX/32। यहां से MX कितना आ जाएगा? 32/9, 3.5 के आसपास। 3.5 से सबसे पास में आंसर कौन सा है? 3.99 है। 3.5 से भी थोड़ा ज्यादा आएगा ये, 3.55 आएगा। तो ज्यादा पास 3.99 है, 2.99 थोड़ा दूर है। ज्यादा पास 3.99 है, 3.99 आंसर हो गया। अप्रोक्सीमेट आंसर अपन ने निकाल दिया। ठीक है ना? तो इस तरह से अपन अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं। जहां पर कैलकुलेशन टफ हो वहां ऑलवेज गो फॉर अप्रोक्सीमेशन। ये नहीं गधों की तरह सारी की सारी कैलकुलेशन करने बैठ गए। वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी और वेस्टेज ऑफ एफर्ट तीनों है, है ना? जहां पर कोई मनी क्यों वेस्टेज है? रिफिल वेस्ट हो रही है ना? रिफिल वेस्ट हो रही है, पेज वेस्ट हो रहा है। तो गो फॉर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन और वहां से नियर बाई आंसर पर टिक मारो। अप्रोक्सीमेशन की आदत अभी से डालोगे तो बड़ा फायदा देगी आगे। अप्रोक्सीमेशन की आदत अभी से डालोगे तो बड़ा फायदा देगी आगे। ठीक है ना? बात आ गई समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। equal moles of H2 and O2 are placed inside a container, ठीक है ना, with a pinhole for gases to escape. What fraction of oxygen will escape in the same time
required for half of oxygen hydrogen to escape. आपके ऑप्शंस हैं ए 1/4, 1/6, 1/8, 1/16. क्वेश्चन आया हुआ है भाई साहब नीट 2016 का, नीट 1 2016 का क्वेश्चन है, जो पहला वाला नीट हुआ था 2016 में, उसमें आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। ये केस है केस नंबर 3, जो मैंने आपको मिक्सचर वाला केस पढ़ाया था ना, उसका केस है ये, उसका क्वेश्चन है। व्हाट इज दिस क्वेश्चन सेइंग? ये क्वेश्चन हमसे सिंपली केवल एक बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये मेरे से बोल रहा है कि मैंने एक कंटेनर में बराबर बराबर अमाउंट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भर लिया, एंड कंटेनर हैज अ पिन होल। ठीक है, कंटेनर हैज अ पिन होल, एन मोल हाइड्रोजन भर ली, एन मोल ही ऑक्सीजन भर ली। ठीक है, दोनों के मोल लिए गए सेम है। तो जब मैंने बताया था कि जब दो गैसें एक ही कंटेनर में भरी जाती हैं बेटा, तो एक ही कंटेनर में भरने पर उनके जो पार्शियल प्रेशर होते हैं, उनका रेशो मोल्स के रेशो के बराबर होता है। पार्शियल प्रेशर का जो रेशो होता है वो मोल्स के रेशो के बराबर होता है। बताया था ना, करके भी दिखाया था, यहां पे लिखना भूल गया था मैं, अब लिख दिया। ठीक है, अरे ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले तो पार्शियल प्रेशर से निपट लो। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, दोनों के मोल बराबर बराबर लिए हैं तो 1:1 हो गया, मतलब दोनों के पार्शियल प्रेशर तो हो गए बराबर, ये तो तय हो गया। अब क्या कह रहा है? अब वो मेरे से कह रहा है कि इस कंटेनर में एक है छेद, और इस छेद से दोनों गैसें बाहर निकलती हैं। इस कंटेनर में छेद है, छेद से दोनों गैसें बाहर निकलती हैं। ठीक है भाई, छेद होगा तो दोनों ही गैसें बाहर निकल के जाएंगी, सत्यानाश हो जाए इसको। हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। किसी टाइम तक हमने देखा तो आधी हाइड्रोजन यानी n/2 मोल डिफ्यूज हो चुके थे। वो पूछ रहा है उतनी देर में ऑक्सीजन के कितने मोल डिफ्यूज हो जाएंगे। जितनी देर में आधी हाइड्रोजन डिफ्यूज हो चुकी थी, उतनी देर में ऑक्सीजन के कितने मोल डिफ्यूज हो जाएंगे, ये वो हमसे जानना चाहता है कि जितनी देर में आधी हाइड्रोजन निपट चुकी थी, उतनी देर में कितनी ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी। टाइम सेम है, टाइम सेम है, तो क्वेश्चन किस केस का बन गया? ये केस नंबर 1 का बन गया। और केस नंबर 1 में हम कौन सा वाला लेंगे? डिफ्यूज्ड मोल्स वाला, n1 डैश अपॉन n2 डैश, n1 डैश अपॉन n2 डैश। तो बच्चों मैं फॉर्मूला लगाऊंगा n1 हाइड्रोजन, n1 हाइड्रोजन, n डैश ऑफ हाइड्रोजन अपॉन n डैश ऑफ ऑक्सीजन। ये वो मोल हैं जो डिफ्यूज हो गए हैं, लिए हुए मोल्स नहीं है। PH2 और PO2 को बराबर निकाला है, तो MO2 अपॉन MH2। ठीक है, इसके मोल कितने निकल गए? n/8, n/2 सॉरी, n डैश ऑक्सीजन हमें निकालना है। MO2 है 32, ये है 2, √16 4 आ जाएगा, तो n डैश O2 आ जाएगा कितना? n/2 इंटू 4, n/8। ये वो मोल हैं ऑक्सीजन के जो डिफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आपने n लिए थे तो n/8 डिफ्यूज हो गए, तो फ्रैक्शन ऑफ डिफ्यूज्ड मोल्स कितना फ्रैक्शन है भाई साहब? n/8 डिफ्यूज हो गए, n लिए थे 1/8। आंसर आ गया बेटे सी ऑप्शन। क्या आंसर आ गया? आंसर आ गया सी ऑप्शन। ठीक है ना, आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया सी ऑप्शन।
ठीक बेटे, तो इस तरह से क्वेश्चन ये जो है वो बन जाएगा। अब मिक्सचर वाले क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो एक और लेते हैं। जब मिक्सचर वाले क्वेश्चन ही कर रहे हैं तो एक मिक्सचर वाला क्वेश्चन और लेते हैं, जहां पर मैं थोड़ा जनरल कर दूंगा केस को। लगे हाथ लाओ, कर ही ले इस क्वेश्चन को भी। अ कंटेनर हैज a mixture of H2 and O2 in molar ratio 4:1, ठीक है, 4:1. If the mixture is allowed to effuse out the ratio of moles of H2 and O2 coming out initially is 1:4, 4:1, 8:1, 16:1, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमने हल्का सा गेम कर दिया। क्या गेम कर दिया? पिछली बार मैंने दो गैसों का मिक्सचर दिया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर, लेकिन मैंने क्वेश्चन में आपको एक सहूलियत ये कर दी थी कि दोनों गैसों के मोल बराबर कर दिए थे, तो दोनों के पार्शियल प्रेशर भी बराबर हो गए थे। इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भरा है। मिक्सचर में कौन है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और मैंने आपको NH2 और NO2 का रेशो 4:1 दे रखा है, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था कंटेनर के अंदर यदि भरा है मिक्सचर, अगर कंटेनर में भरेला है मिक्सचर, तो अगर कंटेनर में भरेला है मिक्सचर तो भाई साहब गैसेस का जो होगा पार्शियल प्रेशर, उसका रेशियो मोल्स ऑफ गैसेस के रेशियो के बराबर होएगा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, P हाइड्रोजन अपॉन P ऑक्सीजन, N हाइड्रोजन अपॉन N ऑक्सीजन, 4:1 बेटे, ठीक है ना बेटे, 4:1 बेटे, ठीक है बेटे। चलो अब मेरे से पूछ रहा कितने मोल निकल के बाहर आएंगे, जो निकल के बाहर आएंगे उनका रेशियो क्या होगा। बट ऑब्वियस है जो सारे लिए हैं वो तो निकल के बाहर नहीं आ रहे, कुछ और निकलेंगे वो मोल। और इनिशियली का मतलब दोनों बराबर टाइम में पूछ रहा है कि बराबर टाइम में दोनों के मोल कितने बाहर निकल के आएंगे। तो अगर बराबर टाइम में पूछ रहा है तो टाइम बराबर होने पर डिफ्यूज्ड मोल के साथ क्या रिलेशन होता है, N-H2 अपॉन N-O2 बराबर, क्योंकि अब प्रेशर बराबर नहीं है, क्योंकि अब प्रेशर बराबर नहीं है, इसलिए मुझे प्रेशर का रोल भी लेना पड़ेगा, प्रेशर का रोल भी लेना पड़ेगा, ठीक है। N-H2 अपॉन N-O2 निकालना है मुझे। N- है यहां पर डिफ्यूज्ड मोल्स, और उसने मुझसे क्वेश्चन में इन डिफ्यूज्ड मोल्स का रेशो ही तो पूछा है, उसने क्वेश्चन में इन डिफ्यूज्ड मोल का रेशो ही तो पूछा है लल्ला एंड लल्लियों। तो निकालते हैं, आ जाओ बेटे। N-H2 N-O2 4:1, 32/2, 4 × 4 16 हो गया, अंडर रूट लिया, 16:1, क्लियर कट सामने आंसर आ गया। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर बराबर थे, इसलिए हमने पार्शियल प्रेशर का रोल नहीं लिया। इस केस में हमने पार्शियल प्रेशर निकाला, हमने पिछले क्वेश्चन में भी वही है, एक के मोल दिए थे दूसरे के मोल निकालें, निकाला इसमें भी वही है। द ओनली डिफरेंस इज द पार्शियल प्रेशर्स आर नॉट इक्वल। तो ये क्वेश्चन कराने के पीछे पर्पस ये था कि ऐसा ना हो कि आपको हमेशा केवल यही आदत पड़ जाए
कि हर केस में पार्शियल प्रेशर बराबर ही होंगे, हर केस में पार्शियल प्रेशर बराबर ही होंगे, ठीक है ना, हर केस में पार्शियल प्रेशर क्या होंगे, बराबर ही होंगे, समझ गए। तो मेरे बच्चों उम्मीद करता हूं यहां तक का कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर चल रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। एक लाइन लिख रहा हूं, एक सेट लिख रहा हूं मैं इंफॉर्मेशन का। अमोनिया एंड HCl two cylinders containing ammonia and HCl gas at equal pressures are opened at opposite ends of glass tube, ठीक है ना। ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। द फर्स्ट हिंट ऑफ, ठीक है ना, आंसर the questions below on the basis of this information। मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी, क्या इंफॉर्मेशन दे दी, एक कांच की नली है, छड़ है कांच की, जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है, जिसकी लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। इस नली के दो सिरे हैं, मैंने एक सिरे पे क्या किया, एक सिलेंडर खोला जिसमें HCl भरी थी एट अ प्रेशर P। अपोजिट सिरे पे क्या किया, एक दूसरा सिलेंडर खोला, इस सिलेंडर में अमोनिया भरी थी एट अ प्रेशर P, ठीक है, इस सिलेंडर में अमोनिया भरी ली थी एट अ प्रेशर P, ठीक है ना। अब ये दोनों इस सिलेंडर में डिफ्यूज करेंगी, दोनों ही गैसें हैं, लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, दोनों के प्रेशर बराबर है ना। इसके अंदर दोनों डिफ्यूज करेंगी, और जब दोनों डिफ्यूज करेंगी तो दोनों में रिएक्शन होगी, NH4Cl बनेगा, और ये NH4Cl जो होता है ना, ये बनाता है व्हाइट कलर के फ्यूम्स, सफेद रंग का धुआं। दो क्वेश्चन है इसमें, एक मैं कराऊंगा, एक मुझे करके आप बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट हिंट ऑफ व्हाइट फ्यूम्स विल अपीयर एट ए center of the tube near HCl and near ammonia and anywhere in the tube। पहली बार आपको व्हाइट रंग का जो फ्यूम है, पहला धुआं सफेद सफेद, वो कहां दिखेगा, पहली बार सफेद धुआं कहां दिखेगा, ये पूछ रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू विल ऑब्जर्व द व्हाइट व्हाइट धुआं, क्या सेंटर पे दिखेगा, क्या HCl के किनारे दिखेगा, क्या अमोनिया के पास दिखेगा, और क्या एनीवेयर इन द ट्यूब दिखेगा, ठीक है ना भाई। कब दिखेगा, कॉमन सेंस से पहले समझ लो, कब दिखेगा, तब दिखेगा भाई ये गैस यहां से गई, ये गैस यहां से गई, जब इनका पहली बार मिलन होगा, वहां पर NH4Cl बनेगा,
इनका मिलन कब होगा? इनका मिलन कब होगा? वहां पर NH4Cl बनेगा। अब इनका मिलन कब होगा दद्दू? इनका मिलन कब होगा? बोलो ना, बोलो ना। इनका मिलन होगा वहां जहां ये दोनों गैसेस चल के जाएंगी, और मिलन तब होगा जब दोनों गैसें बराबर बराबर टाइम लेंगी। मतलब जितना डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम इसे लगा, उतना ही ट्रैवल करने में टाइम इसे लगा, तभी तो इनका मिलन होगा। इतनी फिजिक्स तो आपने पढ़ी होगी बच्चों, इतनी फिजिक्स तो आपको आती होगी ना बच्चों। सिंपल सी बेसिक सी फिजिक्स ही तो लगाई है बच्चों, है ना? ठीक है। अब बेटा ध्यान दो बेटा, NH3 का प्रेशर HCl के प्रेशर के बराबर है। NH3 का प्रेशर HCl के प्रेशर के बराबर है, ठीक है। तो क्या मैं बेटा आपसे कह सकता हूं, क्या मैं आपसे कह सकता हूं, सिंस NH3 का प्रेशर HCl के प्रेशर के बराबर है, तो अमोनिया के रेट ऑफ डिफ्यूजन और HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन MHCl अपॉन MNH3 का अंडर रूट होगा, हां या ना? बिल्कुल होगा सर, कोई समस्या वाली चीज ही नहीं। मान लिया आपकी बात, कोई टेंशन है ही नहीं हमें। अगर ऐसा होगा बच्चों, अगर ऐसा होगा बच्चों, और हम जानते हैं कि HCl का मोलर मास अमोनिया से बड़ा है, HCl का मोलर मास हम जानते हैं HCl का मोलर मास अमोनिया से बड़ा है। इसका मतलब HCl का मोलर मास अपॉन अमोनिया का मोलर मास का रेशो 1 से बड़ा है। और अगर ये रेशो 1 से बड़ा है, तो अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट भी ले लूं, तो इसका मतलब अंडर रूट ऑफ MnH3 अपॉन MHCl 1 से बड़ा है। बोलो हाँ या ना? यानी ये 1 से बड़ा है, यानी बेटा अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन HCl के रेट ऑफ डिफ्यूजन से ज्यादा होगा। यहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन की कौन सी डेफिनेशन में यूज करूंगा? यहां पर मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन की डेफिनेशन यूज करूंगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ऑफ अमोनिया अपॉन टाइम, डिस्टेंस ऑफ HCl अपॉन टाइम। अगर दो लोगों को एक जगह पर मिलना है तो उन्हें एक ही समय पर वहां पहुंचना पड़ेगा। तुमने तुम्हारी सहेली से या तुमने तुम्हारे दोस्त से कहा कि आज पार्क में मिलेंगे, वो 5 बजे पहुंचा और तुम 6 बजे, क्या मुलाकात हो पाएगी? वो भी 5 बजे पहुंचेगा और तुम भी 5 बजे पहुंचोगे, तभी तो मुलाकात होगी। तो मिलना है तभी तो रिएक्शन करनी है, टाइम होगा बराबर। NH3 ज्यादा दूरी तय करके जाएगी, HCl कम दूरी तय करके आएगी। इसका मतलब NH3 ज्यादा दूरी तय करके आएगी, HCl कम दूरी तय कर पाएगी। भारी गैस है, और अगर भारी गैस है तो ये कम दूरी तय करेगी, तो जो व्हाइट फ्यूम मिलेगा वो किसके ज्यादा पास होगा? वो पास होगा HCl वाले किनारे के, क्योंकि अमोनिया तो फटाफट दूर निकल चुकी होगी। तो आंसर होगा नियर HCl एंड। आंसर होगा नियर HCl एंड, ठीक है। तो आपको जो मिलेगा ये HCl के एंड के पास में मिलेगा। चलिए मैंने ही सॉल्व कर दिया आपके लिए क्वेश्चन, ये है ना। तो आपको जो मिलेगा ये HCl के एंड के पास में मिलेगा। AIPMT 2002 का क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, a balloon filled with methane is pricked and dipped in a tank filled of hydrogen at the same time. After
sometime balloon will shrink, balloon will enlarge, balloon will remain same in size, can't be predicted। क्या क्वेश्चन है? एक बलून है, एक गुब्बारा है, जिस गुब्बारे में मीथेन भरी है। गुब्बारे में क्या भरी है? मीथेन भरी है। तुमने गुब्बारा लिया, ये गुब्बारा है, इस गुब्बारे में मीथेन भरी है। गुब्बारा औकात से थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया है, अब ठीक है। ये गुब्बारा है, गुब्बारे में क्या भरी है? मीथेन भरी है। तुमने क्या किया? तुमने दो काम किए। तुमने इस गुब्बारे में किया एक छेद, इसमें मीथेन भरी है, और तुमने छेद करके इसे हाइड्रोजन में डुबो दिया। तुमने छेद करके इसे हाइड्रोजन में डुबो दिया। जो ही तुम छेद करोगे तो मीथेन निकल के बाहर आएगी, मीथेन निकल के बाहर आएगी, है ना, और हाइड्रोजन निकल के अंदर जाएगी, हाइड्रोजन अंदर जाएगी। यही तो होगा भाई, मीथेन निकल के बाहर आएगी, हाइड्रोजन निकल के अंदर जाएगी। यही तो होगा, डिफ्यूजन की कोशिश होगी। मीथेन निकल के बाहर आएगी, हाइड्रोजन उसके अंदर घुसेगी। तो मीथेन विल डिफ्यूज आउट ऑफ द बलून, हाइड्रोजन विल डिफ्यूज इनसाइड द बलून। तो बलून का क्या होगा? वो इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन पे डिपेंड करेगा। बलून का क्या होगा? वो इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन पे डिपेंड करेगा। तो RCH4 अपॉन RH2, मीथेन का प्रेशर अपॉन हाइड्रोजन का प्रेशर, हाइड्रोजन का प्रेशर अपॉन हाइड्रोजन का मोलर मास अपॉन मीथेन का मोलर मास। सही है, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि कुछ दिया नहीं है। टेक्निकली भी दोनों बराबर होंगे क्योंकि जैसे ही मीथेन इसमें घुसेगी, भाई शुरुआत में इसका प्रेशर भी पी था, इसका प्रेशर भी पी था, जैसे ही इसमें से मीथेन निकली ये घटा, और ये घटते ही हाइड्रोजन हाई प्रेशर पे आ गई, ये लो प्रेशर पे। और गैस की टेंडेंसी होती कहां जाना? हाई से लो जाना, हाई से लो जाना। तो गैस तुरंत अंदर घुसना शुरू कर देगी, हाइड्रोजन तुरंत अंदर घुसना शुरू कर देगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन बेटा जब अंदर घुसना शुरू करेगी तो यह होगा 2/16, 1/√8। 1/√8 कैसा नंबर है? 100 छोटा। तो RCH4 जो होगा वो RH2 से कम होगा। मतलब जितनी देर में मीथेन बाहर निकलेगी, जितनी मीथेन एक गिवन टाइम में बाहर निकलेगी, उससे ज्यादा हाइड्रोजन अंदर चली जाएगी। जितनी देर में मीथेन, किसी गिवन टाइम में जितनी मीथेन बाहर निकलेगी, उससे ज्यादा हाइड्रोजन अंदर चली जाएगी। तो अल्टीमेटली बलून के अंदर गैस भर रही है, अल्टीमेटली बलून के अंदर गैस भर रही है। जितने मीथेन के मोल बाहर निकलेंगे किसी गिवन टाइम में, उससे ज्यादा मोल घुस जाएंगे अंदर उतने ही टाइम में। तो अल्टीमेटली बलून में गैस भर रही है, तो बलून फूल जाएगा, बलून फूल जाएगा। और अल्टीमेटली आंसर होगा बलून विल एनलार्ज, बलून विल एनलार्ज। जो बलून है वो क्या हो जाएगा? एनलार्जिया जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एनलार्जिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारा ये आखिरी गैस लॉ का क्वेश्चन पोर्शन भी खत्म हुआ। 5 लेक्चर हमारे पूरे हो गए और आज 5वें लेक्चर में हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास बचते हैं 3 लेक्चर, और ये तीनों लेक्चर में कहानी जो है आइडियल गैस से रियल गैस की तरफ ट्रांजिट करेगी। कल के लेक्चर में आपको मिलेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लेक्चर। उसके बाद फ्रॉम द 7th लेक्चर ऑनवर्ड्स
7वां और 8वां लेक्चर वी विल डील विद रियल गैसेस, वैंडरवाल्स गैसेस, वैंडरवाल्स इक्वेशन, उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द रियल गैसेस। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल नाउ डेडिकेट नेक्स्ट 3 लेक्चर्स टुवर्ड्स रियल गैसेस। तो कल आपको केटीजी पढ़ाऊंगा, आइडल गैस का जो लास्ट आर्टिकल है वो, और उसके बाद हम चलेंगे रियल गैसेस की तरफ, रियल गैसेस की दुनिया में। और 8 मतलब 3 लेक्चर के बाद, आज मंडे है ना, तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे को ये लेक्चर चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड बाय फ्राइडे वी विल बी स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स जिसका इंतजार बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, यहां ही नहीं, है ना, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे बड़ा डरते हैं, बड़ा हवा है थर्मोडायनामिक्स का, बहुत डरते हैं बच्चे। मतलब थर्मोडायनामिक्स की जो दहशत है वो बड़ी जबरदस्त है। कई बच्चे, एक बच्चे से कह रहे थे, एक बच्चा अभी थोड़े दिन पहले लिख रहा था कमेंट में, सर मेरी फिजिकल केमिस्ट्री बड़ी आसान हो गई है। तो कुछ ज्ञानी बच्चों ने उसको लिखा कि अच्छा रुक जा, अभी थर्मो आने दे, आयनिक आने दे, पता लगेगा तुझे। ठीक है ना, तो वो दहशत निकालने के लिए अगला चैप्टर हम जो शुरू करेंगे वो थर्मो शुरू करेंगे, और आप देखेंगे कि थर्मोडायनामिक्स कितना ईजी चैप्टर है, कितना आसान चैप्टर है, कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं थर्मोडायनामिक्स में से। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों, चलता हूं, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बाय।